नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की संस्कृत की क्लास में, जहां आज हम शेमुषी पार्ट 2 से पाठ 8 विचित्रः साक्षी का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, विचित्रः साक्षी अर्थात विचित्र माने अजीब, साक्षी माने प्रमाण या साक्ष्य या विटनेस, एक अजीब सा प्रमाण या एक अजीब सा साक्षी। आइए एक बार कहानी का लघु परिचय आप सभी को दे दूं। ये कहानी उस समय की है जब बंकिम चंद्र चटर्जी एक बहुत ही प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार हैं, जो उस समय न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और उनके कार्यकाल के समय उनके समक्ष एक ऐसा केस आता है जहां उनको बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि ये जो केस है इसमें दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, किंतु साक्ष्य के अभाव में अर्थात विटनेस के अभाव में वो सही निर्णय दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके लिए वे अपनी बुद्धिमत्ता से एक अजीब सा साक्षी तैयार करते हैं, जिसकी सहायता से वो सही निर्णय कर पाते हैं। कहानी एक कोतवाल और एक निर्धन व्यक्ति के बीच में घिरी है। आइए इस मज़ेदार कहानी का अध्ययन करते हैं। उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि हम जो भी पढ़ते हैं उसका जो सीधा संबंध है वो हमारे व्यवहार से है। तो जब भी किसी पाठ को पढ़ें, वहाँ से जो भी आपको सीखने को मिले, मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ढालने व लाने का प्रयास अवश्य करें। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। कश्चन निर्धनः जनः। कश्चन अर्थात कह प्लस जन, विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग को स को श हुआ है। कोई, कश्चन माने कोई, निर्धनः जनः, निर्धनः अर्थात गरीब, जनः अर्थात व्यक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरी अर्थात अत्यधिक, परिश्रम्य, परि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। जी हाँ, याद दिला दूं, ल्यप प्रत्यय सर्वदा किसी उपसर्ग पूर्वक धातु के साथ ही होता है। तो एक निर्धन व्यक्ति बहुत सारा परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम उपार्जितवान, वित्त अर्थात धन, दो शब्द होते हैं वित्त और वृत्त, मात्र एक स्वर का डिफरेंस है पर अर्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वृत्त मतलब चरित्र, वित्त मतलब धन। तो एक निर्धन व्यक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके किंचित कुछ वित्तम धन को उपार्जितवान, उपार्जित करता है, अर्जित करता है। यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक अर्जित धातु है, जहाँ पर वान प्रत्यय हुआ है। वान अर्थात तवतु प्रत्यय हुआ है। अब ये देखने वाली बात है कि मतुप और तवतु दोनों ही प्रत्ययों में बच्चों वान शेष बचता है। मतुप में वान वती वत शेष बचता है और तवतु में भी वान शेष बचता है। तो हम कैसे अंतर करेंगे कि यहाँ तवतु प्रत्यय हुआ है कि मतुप प्रत्यय हुआ है? जी हाँ, बहुत ही सरल सा छोटा सा एक अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। मतुप प्रत्यय का एक उदाहरण ले लेते हैं। माना बलवान। जी हाँ, शब्द देखते ही हमें समझ में आ गया कि किसी का विशेषण है। तो मतुप प्रत्यय सर्वदा संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ लगता है, जबकि तवतु प्रत्यय हमेशा लंग लकार या भूतकाल के अर्थ में किसी धातु अथवा क्रिया के साथ ही लगता है। तो है ना कितना छोटा सा अंतर। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी वान आप किसी धातु के साथ देखें और उसका अर्थ भूतकाल में हो तो समझ लीजिए वो तवतु प्रत्यय है। तो उसने बहुत सारा परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया, तेन वित्तेन, और उस वित्त के द्वारा, तृतीया का एक वचन है, तेन वित्तेन विशेषण विशेष्य है, उस वित्त के द्वारा स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन् महाविद्यालये, एकस्मिन् यहाँ पर सप्तमी का एक वचन है एक शब्द का, और महाविद्यालय भी सप्तमी का एक वचन है। तो ये दोनों भी विशेषण विशेष्य हैं, या यूँ भी कह सकते हैं ये सार्वनामिक विशेषण है। एक महाविद्यालय में प्रवेशम, प्रवेश, दापयितुम, दिलाने में, दाप धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का अर्थ के लिए अर्थ में होता है। प्रवेश दिलाने में, सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। यहाँ पर जातः में त प्रत्यय है। त प्रत्यय का प्रयोग भी हमेशा भूतकाल या लंगलकार में होता है। तो इस पाठ से हम जानेंगे कि जब भी कोई कहानी आती है तो तवतु या त प्रत्ययों का अधिकांश प्रयोग मिलता है, क्योंकि दोनों ही प्रत्यय भूतकाल अर्थात लंगलकार में प्रयोग होते हैं। तो थोड़े बहुत धन को जो उसने जुटाया था, उस वित्त के द्वारा
वह अपने पुत्र का एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनयः, तत् माने वह, तनयः माने पुत्र, तनयः भी पुत्र का एक पर्यायवाची है। तत्तनयः वह पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वहीं छात्रावास में, तत्र प्लस एव। अभी इससे पहले अव्यय पदों के पाठ में, अध्याय में हमने सीखा था कि अव्यय पदों में कोई भी विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन संधि हो जाती है। तो दो अव्यय शब्दों में जहाँ संधि के नियम लागू हुए वहाँ संधि भी हो गई। तत्र प्लस एव, वृद्धि संधि का नियम लागू हुआ। अ और ए के साथ अगर दोनों साथ आते हैं तो ऐ हो जाता है। तो तत्रैव, वहाँ पर ही, छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन रहता हुआ, अध्ययने, अध्ययन में, निवसन में क्षत्रि प्रत्यय है, अध्ययन में संलग्न समभूत, संलग्न हो गया। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु का लंग लकार है। वहीं पे वो जो बच्चा था, वो जो पुत्र था, वो वहीं पे अध्ययन करता हुआ छात्रावास में रहने लगा और अध्ययन में संलग्न हो गया, लग गया। जब किसी चीज़ को हम बहुत ही जोश के साथ और लगन के साथ कहते हैं तो उस काम में लगने को संलग्न होना कहते हैं। ठीक है। एकदा, अब आगे क्या हुआ, एकदा, ये भी एक अव्यय है। एक बार, एकदा माने एक बार। सह, सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, जी हाँ, पिता के लिए प्रयोग हुआ है। एक बार सह, अब जब कस्मई चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर भी चतुर्थी में जाएगा, तो पित्रे प्रयुक्तम। और अगर आपको विभक्ति नहीं आती तो शब्द के साथ कृते लगा दीजिए। कृते का अर्थ भी चतुर्थी या के लिए अर्थ में होता है। कस्मई मतलब किसके लिए, तो पिता के लिए, मतलब पिता कृते, पिता के लिए प्रयुक्तम। एकदा, एक बार, सह पिता, तनुजस्य, अपने पुत्र की, तनुज भी पुत्र को कहते हैं, अपने पुत्र की, रुग्णताम, रुग्णता के बारे में, आकर्ण्य, सुनकर, रुग्णता में तल प्रत्यय हुआ है रुग्ण शब्द के साथ, तो रुग्णता के बारे में अर्थात बीमारी के बारे में, आकर्ण्य, आ उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु में ल्यप प्रत्यय हुआ है, सुनकर व्याकुलः जातः, व्याकुल हो गया। बहुत ही जायज़ सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी पिता अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनेगा तो परेशान ही हो जाएगा, तो वो पिता भी व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, च और पुत्रम, पुत्र को, द्रष्टुम देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय है, प्रस्थितः प्रस्थान कर लिया उसने। यहाँ पर भी त प्रत्यय हुआ है, त प्रत्यय में से त शेष बचता है। क्त और क्तवतु दोनों में त और तवतु तो आपको सुनाई दे रहा है, इसके आगे क लगा हुआ है, आधा क, क्त, क्तवतु। हाँ जी, वो बहुत ही व्याकुल हुआ अपने पुत्र की रुग्णता के बारे में सुन के और उसको देखने के लिए निकल पड़ा। परम अर्थकार्ष्येन, यहाँ पर तीन संधि शब्द हैं, परम प्लस अर्थ प्लस कार्ष्येन। परम माने लेकिन, अर्थ माने धन। अभी तक वित्त आ रहा था, अब धन आ गया, तो पर्यायवाची शब्दों की सूची बनाते रहिए, क्योंकि ये सब हमें संस्कृत सीखने में, भाषा बोलने में, वाक्य निर्माण करने में बहुत काम आने वाले हैं। लेकिन अर्थ कार्ष्येन, धन के, कार्ष्येन अर्थात अभाव में, कमी में, धन के अभाव के कारण, जब भी कारण होता है तो तृतीया विभक्ति होती है। धन के अभाव के कारण पीड़ितः, पीड़ित, सह, अब ये सह इति सर्वनाम पदम पूछने की जरूरत नहीं है, पिता के लिए ही बात चल रही है। जो वह पिता था, बस यानम विहाय, बस यान को विहाय छोड़कर, वी उपसर्ग पूर्वक, हा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, बस यान को छोड़कर, पदाति रेव, पैदल ही, पदाति कहते हैं पैदल, पदाति ही प्लस एव, विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग को र हुआ है, पैदल ही प्राचलत, चल दिया। अब भाई वो बस यान को छोड़कर, देखा एक पिता का अपार विशाल हृदय या उसका पुत्र प्रेम, कितना वात्सल्य है। अपने बच्चे की बीमारी जैसे ही सुनी, वो भूल गया कि उसके पास धन है या नहीं है, या जो भी समस्या हो, सबको एक साइड रख के और वो सब चीज़ों की चिंता किए बिना पैदल ही अपने बच्चे से मिलने निकल पड़ा। इसीलिए बच्चों, अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना, उनके लिए जितना भी कर सकते हो, अगर आपसे नहीं होता तो सम्मान ज़रूर कीजिए। उनके एहसानों को हम कभी नहीं चुका सकते, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। पदाति क्रमेण संचलन, पदाति क्रमेण मतलब पदाति पैरों के, क्रमेण क्रम से, पैरों के क्रम से या पैदल, संचलन चलते हुए। अब वो पैदल चल रहा था, इसीलिए पैदल चलते हुए, संचलन क्षत्रि प्रत्यय है, ठीक है।
चलते हुए सायं समये, शाम के समय में, अपि असौ, यहाँ पर समयेप्यसौ, समये और अपि में यण संधि, वो पूर्व रूप संधि हुई है, अपि और असौ में यण संधि हुई है। नियम आप लागू कर लेंगे, आपको पता है ए और अ के साथ, ए और अ साथ आते हैं तो पूर्व रूप का निशान आ जाता है, और ई और अ के स्थान पे ई और अ साथ आते हैं तो ई को यह हो जाता है। सायं के समय में भी, असौ माने यह, जैसे सह माने वह होता है, असौ माने यह। ये जो व्यक्ति था, गंतव्यात, अपने गंतव्य से, गम धातु है, तव्यत प्रत्यय है, जहाँ तव्यत प्रत्यय होता है वहाँ पर जो अपना पहुँचने वाली जगह होती है या जो हम पाना चाहते हैं उसमें तव्यत प्रत्यय लगाते हैं। अपने जाने के स्थान से, और उसमें पंचमी विभक्ति हुई है, गंतव्य के स्थान से दूरे दूरी पर आसीत था। पैदल चलने के कारण शाम होने तक भी ये व्यक्ति जो था अपने गंतव्य स्थान से, सोचो सुबह से शाम तक पैदल चल रहा था, परंतु फिर भी अपने गंतव्य से थोड़ा दूर था। तो अब इसने क्या सोचा, निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे, दीर्घ संधि हुई है, रात्रि के अंधकार में, प्रसृते फैले हुए, विजने प्रदेशे, सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा, जो पैदल यात्रा है, न शुभावहा, शुभ, वो शुभ का प्रतीक नहीं है। उसने एक समझ की बात करी कि अगर मैं इतनी रात के अंधकार में सुनसान जगह पर पैदल चलूँगा तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ हो सकता है। अशुभ का अर्थ कोई जंगली जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा काट सकता है अंधकार में, या कोई चोर उचक्का आके उसको लूट भी सकता है। तो इस प्रकार उसने एक समझदारी भरा निर्णय लिया और उसने सोचा कि इस अंधकार में चलना शुभ नहीं है। तो एवं विचारिए, ऐसा विचार करके, वि उपसर्ग पूर्वक चर धातु है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, ऐसा विचार करके, सह वह जो व्यक्ति था, पार्श्व स्थिते, पार्श्व मतलब पास में, स्थिते ग्रामे स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कंचित किसी, गृहस्थम उपागतः, कंचित माने किसी, गृहस्थम मतलब गृहस्थ के पास, गृहस्थ कहते हैं जो घर में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, किसी गृहस्थी व्यक्ति के पास, उप आगतः, उप माने समीप, आगतः माने आ गया, उसके पास आ गया। भाई रात्रि निवास के विचार से वो एक गृहस्थ से प्रार्थना करने गया कि भाई मुझे रहने का जगह दे दो। पर अब देखो आगे वाला व्यक्ति भी अच्छा था, करुणा परह गृही, करुणा से भरा हुआ, करुणा प्लस अपरह, करुणा पूर्ण, अपार करुणा वाला जो गृही, गृहस्थी था, गृहस्थ व्यक्ति था, ये गृही और गृहस्थी भी पर्यायवाची हो गए, जो गृहस्थी व्यक्ति था, तस्मई, उसने उसके लिए, अब जब हम देते हैं किसी को तो चतुर्थी विभक्ति आती है, तस्मई, अब ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है, जी हाँ, निर्धनजन के लिए, तस्मई उसके लिए, आश्रयम, आश्रय, प्रायच्छत प्रदान कर दिया, यच्छत मतलब लेना और प्रायच्छत मतलब देना। उसने देखा कि भाई हाँ सच में थका हुआ आदमी है, हम भी एक मतलब पहले के ज़माने में चोरी और ये सब की घटनाएं कम होती थी तो लोग विश्वास भी जल्दी कर लेते थे। उसने देखा होगा भाई थका हारा आ रहा है तो इसने अपने घर में उसको शरण दे दी। अब आगे देख, तस्य तार स्वरेण, उसके ऊंचे स्वर के कारण, तार कहते हैं ऊंचे, तार स्वरेण उसके चिल्लाने के ऊंचे स्वर के कारण, प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, अब ये प्रबुद्धा भी प्रथमा का बहुवचन है और ग्रामवासिनः भी प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। प्रबुद्ध जागे हुए गांव के जो निवासी थे, स्वगृहात अपने घरों से, अपने घरों को छोड़ के आ रहे हैं तो पंचमी विभक्ति आ गई, अपने घरों से, निष्क्रम्य बाहर निकलकर, तत्रागच्छन, तत्र प्लस अगच्छन, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है, वहाँ सारे इकट्ठे हो गए, आ गए। वराकम अतिथिमेव, और क्या किया उन्होंने, भाई जो चिल्लाएगा बात तो उसी की सुनी जाएगी ना, एक बार पहली बार इनिशियली तो उसी को सुना जाता है। वराकम अतिथिमेव, हमने पिछले पार्ट में भी वराक का मतलब पढ़ा था, वराकम मीनम, बेचारी मछलियों को, जी हाँ, वराकम बेचारा, वराकम अतिथिम एव, बेचारे अतिथिम अतिथि को, एव ही, वराकम और अतिथिम विशेषण विशेष्य है, बेचारा अतिथि, बेचारे अतिथि को ही, च और चौरम चोर, मत्वा मानकर, भर्त्स्यन उसको अभर्त्स्यन, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, देखते हैं क्या होता है, विचित्रा दैव गति। देखिए अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अभी हमने पाठ में पढ़ा था विचित्र साक्षी, वहां पर पुल्लिंग का शब्द प्रयोग हुआ था, साक्षी क्योंकि पुल्लिंग था इसलिए विशेषण शब्द भी पुल्लिंग में लगा। संस्कृत में सबसे मजेदार बात यह है
आपको जो भी प्रयोग करना है उसका लिंग वचन जो है वो हमेशा विशेष्य को देख के होगा, क्रिया को देख के होगा, कर्ता को देख के होगा। तो यहाँ पर दैव गति, दैव मतलब भाग्य की, गति मतलब गति, स्त्रीलिंग का शब्द था इसलिए विचित्रा जो था विशेषण था वो भी स्त्रीलिंग में हो गया। विचित्रा दैव गति, जो भाग्य की गति है वो बड़ी ही अजीब है, बड़ी ही विचित्र है। तस्याम एव, तस्याम प्लस एव वर्ण संयोजन हुआ है। उस ही रात्रि में, उस ही रात्रि में, यहाँ तस्याम भी सप्तमी का एक वचन है, रात्रो भी सप्तमी का एक वचन है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं दोनों। उस ही रात्रि में तस्मिन गृहे, तस्मिन भी सप्तमी का एक वचन, गृहे भी एक वचन, दोनों में चारों में डिफरेंस क्या है, वो दोनों स्त्रीलिंग के थे और ये दोनों जी हाँ नपुंसक लिंग के हैं। तो विशेषण विशेष्य हमेशा लिंग में भी सेम होंगे। उसी रात्रि में, तस्मिन गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, कश्चन माने कोई, हमने पाठ के शुरू में भी पढ़ा था, कंचित माने भी कुछ, कश्चन माने कोई, कोई, चौरः चोर, गृहाभ्यंतरम, गृहस्य अभ्यंतरम, तत्पुरुष समास है यहाँ पर विभक्ति का, जहाँ पहले पद की विभक्ति का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। गृहस्य अभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्टः, उसने प्रवेश कर लिया, प्रविष्टः में भी प्रउपसर्ग पूर्वक विष धातु है, त प्रत्यय हुआ है। चोरी की नज़र से एक व्यक्ति ने उस घर में प्रवेश किया, ठीक है, और उसने क्या किया, तत्र वहाँ पर, निहिताम रखी हुई, एकाम मंजुषाम, अब देखो एक मंजुषा, उसे जो उठाना था तो अगर उसके लिए रखी हुई शब्द आया तो वो भी स्त्रीलिंग में आया, निहिताम एकाम मंजुषाम, तीनों स्त्रीलिंग के द्विवचन हैं। रखी हुई एक मंजुषा को, मंजुषा यानी बॉक्स, पेटी, संदूक को, आदाय लेकर, पलायितः भाग गया, पलायितः में भी त प्रत्यय हुआ है, अंडरस्टूड सी बात है। वहाँ पे रखी एक मंजुषा को, पेटी को लेकर अब वो चोर जो था वो भाग गया, भाई आया था चोरी करके ले गया। चौरस्य, लेकिन चौरस्य चोर की, पाद ध्वनिना, पादस्य ध्वनिना, यहाँ पर भी पहले शब्द की विभक्ति का लोप हुआ है अर्थात तत्पुरुष समास है। चोर के पैरों की ध्वनिना, ध्वनि के कारण, प्रबुद्धः अतिथि, प्रबुद्ध मतलब जागा हुआ, अतिथि अर्थात अतिथि, चौर शंकया, चोरी होने की शंका के कारण, यहाँ भी तृतीया विभक्ति है, ध्वनिना भी तृतीया विभक्ति का एक वचन था, चोरी, चोर होने की शंका के कारण, तम अनु अधावत, यण संधि हुई है यहाँ पर, तम अर्थात उसके, अनु माने पीछे, अधावत माने भागा। उसे लगा कि भाई कोई चोर है, जाग तो गया ही था, तो वो उसके पीछे भागा। अगृह्णात च और अगृह्णात, उसको पकड़ भी लिया, उसके पीछे भागा और उसको पकड़ भी लिया। परम विचित्रम अघटत, भाई कहानी का ट्विस्ट तो है ही, लेकिन विचित्र ही हुआ। अब यहाँ पर नपुंसक लिंग में विशेषण आया है क्योंकि घटना घटी है, तो घटना नपुंसक लिंग है। विचित्रम अघटत, विचित्र घटा, क्या घटा, चौरः एव, वो जो चोर ही था, एव माने ही, चोर ही, उच्च ही, जोर जोर से, क्रोशतुम, चोर ने ही जोर जोर से, क्रोशतुम मतलब चिल्लाना, आरभता मतलब प्रारंभ कर दिया, उस चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। क्या कहा, चौरोयम, चौरोयम इति, चौरः प्लस अयम, पूर्व रूप संधि हुई है, पहले विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग को ओ हुआ और ओ और अ साथ आ गए तो अ की जगह अवग्रह का चिन्ह आ गया। अयम चौरः, यह चोर है, यह चोर है, इति उसने ऐसा चिल्लाना आरंभ कर दिया। था ना कितना चालाक चोर, है ना। हर सरल साधारण व्यक्ति, दिखने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो इस दुनिया के कपटी लोगों से सामना नहीं कर सकता, इसीलिए हम सभी को अपनी समझ क्रिएट करनी है। तो अब इस चोर ने ही ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई यही चोर है, जो जिसको आपने जो उसे पकड़ रहा है, जिसने उसे पकड़ा, अतिथि को ही चोर बना दिया। तस्य तार स्वरेण, उसके ऊंचे स्वर के कारण, तार कहते हैं ऊंचे, तार स्वरेण उसके चिल्लाने के ऊंचे स्वर के कारण, प्रबुद्धः ग्रामवासिनः, अब ये प्रबुद्धः भी प्रथमा का बहुवचन है और ग्रामवासिनः भी प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। प्रबुद्ध जागे हुए गांव के जो निवासी थे, स्वगृहात अपने घरों से, अपने घरों को छोड़ के आ रहे हैं तो पंचमी विभक्ति आ गई, अपने घरों से निष्क्रम्य बाहर निकलकर, तत्रागच्छन, तत्र प्लस अगच्छन, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है, वहाँ सारे इकट्ठे हो गए, आ गए। वराकम अतिथिमेव, और क्या किया उन्होंने, भाई जो चिल्लाएगा बात तो उसी की सुनी जाएगी ना, एक बार पहली बार इनिशियली तो उसी को सुना जाता है। वराकम अतिथिमेव,
हमने पिछले पार्ट में भी वराक का मतलब पढ़ा था, वराकम मीनम, बेचारी मछलियों को। जी हाँ, वराकम बेचारा, वराकम अतिथिम एव, बेचारे अतिथिम अतिथि को, एव ही, वराकम और अतिथिम विशेषण विशेष्य हैं, बेचारा अतिथि, बेचारे अतिथि को ही, च और चौरम चोर, मत्वा मानकर, भर्त्स्यन उसको अभर्त्स्यन, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, जगह अवग्रह चिन्ह आ गया है, अभर्त्स्यन उसको ही कोसना शुरू कर दिया कि भाई ये चोर है ऐसा कह के उसे कोसना शुरू कर दिया। जायज सी बात थी, जाहिर सी बात थी। यद्यपि, जबकि, ग्रामस्य, यद्यपि कब कहते हैं, जब हम दो बातों का तर्क देते हैं ना कि करने लगे ऐसा जबकि था ऐसा, तो तब यद्यपि यूज करते हैं। यद्यपि, जबकि, ग्रामस्य जो गांव का, आरक्षी जो कोतवाल था, आरक्षी कहते हैं रखवाला, कोतवाल जो था, एव ही चौरह आसीत चोर था, चोर के विसर्गों का लोप हो गया क्योंकि आगे स्वर आ रहा है, जबकि गांव का जो आरक्षी था वही चोर था, बट इन्होंने उस बेचारे अतिथि को ही कोसना शुरू कर दिया। तत्क्षणमेव, उसी तत्क्षणम एव, उसी क्षण एव ही, रक्षा पुरुष जो रक्षा पुरुष था, ये भी अब देखो आरक्षी रक्षा पुरुष दोनों ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जो रक्षा पुरुष था जो कोतवाल था, तम अतिथिम उस अतिथि को, चौरह अयम चोर ऐसा, यह चोर है, इति ऐसा, प्रख्याप्य प्रसिद्ध करके, ऐसा प्रचारित करके, ऐसा प्रसारित करके, प्रख्यात शब्द सुना है ना, प्रख्यात, तो ऐसा प्रख्यात करके उसने उसको क्या किया, कारागृह प्राक्षिपत, जेल में, कारागृह कहते हैं जेल में, कारागृह में प्राक्षिपत डाल दिया या फेंक दिया। इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, इससे अग्रिम वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि देखते हैं कि आगे न्यायाधीश ने क्या किया होगा, किस प्रकार इस चोर को, जो कि असली चोर था, उसको कारागृह में डाला होगा और जो निर्दोष व्यक्ति था उसको कैसे अपनी सूझबूझ से कारागृह से निकाला होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए और परिश्रम करते रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।